मैं रॉबिन सिंह आपका 360 डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज सभी जानते हैं कि 10 जुलाई है और 12 जुलाई से 18 जुलाई तक एयरफोर्स के एग्ज़ाम हैं और जिनका एग्ज़ाम 12 जुलाई को है वो कल से रवाना हो चुकेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। किसी का सेंटर कोलकाता आया है, किसी का दिल्ली आया है, किसी का दूर आया है। तो सबसे पहली जो मेरा आपसे निवेदन है वो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर पर हमेशा टाइम से पहुँचें और टाइम से पहुँचने के लिए भले ही आपको 6 से 7 घंटे या एक दिन पहले निकलना पड़े, यू मस्ट विजिट योर एग्ज़ाम सेंटर बिफोर 1 डेज़। कम से कम तुमको एक दिन पहले अपना एग्ज़ाम सेंटर एक बार विजिट कर लेना है। अब यदि मैं बात करने लगूं, अब मुझे ये तो आपको बताना नहीं है कि कैसे पढ़ना है, अब मुझे सिर्फ आपको यह बताना है कि जो आपने अब तक पढ़ा है उसे कैसे प्रदर्शित करना है। यदि आपने अब तक जो पढ़ा है और उसे सही रूप में विदाउट मिस्टेक किए प्रदर्शित कर दिया, चाहे आपने कम पढ़ा है, जैसा भी आपने पढ़ा है, बिना एरर के साथ, बिना नेगेटिव मार्किंग के साथ अपना सही रिप्रेजेंटेशन आपने दे दिया, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तय है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कुछ स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं दे पाते और कुछ दे पाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ही ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले देखो कि जब तुम एग्ज़ाम टाइम पे होते हो तो उस टाइम पे एक चीज़ होती है, पहली स्ट्रेस। यदि आप पे क्वेश्चन आने लगते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, और यदि आप पे क्वेश्चन नहीं आने लगते, यदि किसी का पेपर कोड शुरुआत में क्वेश्चन, किसी के लिए टफ क्वेश्चन आते हैं और किसी के लिए इजी क्वेश्चन आते हैं शुरुआत के पेपर में। सपोज करो पेपर कोड ए में शुरुआत के क्वेश्चन टफ हैं और पेपर कोड बी में शुरुआत के क्वेश्चन आसान हैं, आपका पेपर कोड अलग है। तो इसकी वजह से यदि आपके क्वेश्चन टफ हैं तो उन्हें स्किप करो और पेशेंस रखो। ध्यान रखना, सबसे इजी बात और सबसे टफ बात दोनों में सिर्फ यही है कि आपके लिए इन अनफेवरेबल कंडीशंस में रिप्रेजेंट करना अपने लिए सबसे बड़ी बात होती है। एक गुरु में और एक विद्यार्थी में बस यही अंतर होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो अपने आप को प्रदर्शित कर दे वह होता है एक सच्चा योद्धा। ग्रेट वॉरियर हम किसे बोलते हैं? जो विषम से विषम परिस्थिति में अपनी उम्मीद ना छोड़े। सपोज करो आप एग्ज़ाम देने गए और शुरुआत के 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा अगले क्वेश्चनों पर पड़ेगा। चाहे स्ट्रेस हो, चाहे आप पे 5 क्वेश्चन नहीं आए, 10 क्वेश्चन नहीं आए, 70 क्वेश्चन है, बचे 60 भी तो हैं। एग्ज़ाम की कट ऑफ भी तो कम जाएगी यदि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं। तो यदि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो भी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए और अपने दिमाग आपका संतुलित अवस्था में होना चाहिए। अगर मैं बात करने लगूं एक IAS ऑफिसर की, जिसने अपना इंटरव्यू के बारे में एक चीज़ बताई, उसने कहा कि मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे गए और 10 क्वेश्चन में से मेरे पे 9 क्वेश्चन नहीं आते थे। 10 में से 9 क्वेश्चन नहीं आते थे और उसके बावजूद भी मैं IAS में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये कैसे हुआ? इंटरव्यू में वो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के थे और जिनका जवाब देना मुश्किल था। उनका क्वेश्चन पूछने का पर्पज़ ही अलग था। उनका पर्पज़ ये था कि पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता उस IAS के इंटरव्यू में, पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, फिर आपसे दूसरा पूछा गया, दूसरा भी आपसे नहीं आता, तो आपका चेहरा स्ट्रेस के मारे लाल हो जाता। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो सबसे बड़ी काबिलियत ये थी कि 10 में से 9 क्वेश्चन नहीं आने के बावजूद भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और सक्सेसफुल पर्सनों की बस 2 ही चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, दे हैव सिंप्लिसिटी एंड स्माइल ऑलवेज ऑन देयर फेस है। सब जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनके लिए 2 चीज़ हमेशा कॉमन है, वो हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी टफ हों, और उनके व्यवहार में सरलता होती है। अब एग्ज़ाम सेंटर पर अगर तुम बात करने लगें, एग्ज़ाम सेंटर पर टफ सिचुएशन होंगी। हो सकता है आपके लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है तो इजी सिचुएशन बनती है, तो वो तो अच्छी बात है ही है। लेकिन अगर टफ सिचुएशन भी बनती है तो भी अपने आप का धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि एक शांत मस्तिष्क ही एक सही डिसीजन ले सकता है। अगर आप शांत मस्तिष्क से आप एग्ज़ाम देंगे, धैर्य के साथ एग्ज़ाम देंगे, तो डेफिनेटली है आपका सिलेक्शन होगा। पिछली बार के जो एग्ज़ाम में 43 कट ऑफ गई थी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स कट ऑफ से भी ज़्यादा थे और
लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो किसी एक सब्जेक्ट में धैर्य खो बैठे। जैसे मैं बात करने लगूँ एक स्टूडेंट पंकज की, तो पंकज का पिछली बार एक स्टूडेंट जो कि पंकज था उसके मैथ में 22.5 नंबर और इंग्लिश में फिजिक्स में उसके 17 नंबर थे और इंग्लिश में उसके मात्र 0.75 नंबर थे। मैंने मैथ और फिजिक्स उसको अच्छे लेवल से पढ़ाई लॉकडाउन भर, लेकिन इंग्लिश भले ही ना पढ़ाई हो लेकिन वो कंटिन्यूस 3 साल से इंग्लिश पढ़ता आ रहा था। लेकिन इंग्लिश के लेवल शुरुआत में पैसेज इतना हार्ड आया कि उसकी वजह से उसका पैसेज का उसे अर्थ नहीं हुआ और उसे पैसेज वो कर नहीं पाया, तो उसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन हटने लगा और मात्र 0.75 नंबर लेके आया। तो बस यही चीज़ होती है। कौन है सच्चा योद्धा? वह है सच्चा योद्धा जो विषम परिस्थिति में अपने आप को प्रदर्शित करे। वह है सच्चा योद्धा जो विषम परिस्थिति में अपने आप को प्रदर्शित करे। अगर मैं बात करने लगूं एक जापान की घटना की, तो जापान की जो घटना है उसका एनालिसिस एक विद्यार्थी जो कि धनुर्विद्या में विशेष निपुण था, तो उसे अपने आप पर अभिमान था कि मैं किसी भी लक्ष्य को बांध सकता हूँ। और उसे ये भी था कि यदि मुझसे ये कह दिया जाए आवाज़ से बचा के कि 20 मीटर दूरी पर ये लक्ष्य है और थोड़ा सा भी किसी के माध्यम से थोड़ी सी अगर ध्वनि भी कर दी जाए तो उस पर वो सीधा टारगेट लगा सकता था। तो ये उसमें कला थी। तो वह गया जापान में, उसे अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान था। तो एक दूसरा व्यक्ति जो कि जापान के किसी एक छोटे से कस्बे में रहता था, तो उसके बारे में धनुर्विद्या के बारे में उसका बहुत नाम था। तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पास गया उसे चुनौती देने के लिए कि मेरे पे धनुर्विद्या सबसे अधिक आती है और आप एक बार मेरे से प्रतिस्पर्धा करके देखो, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं किसी भी लक्ष्य को बांधने में निपुण हूँ। तो फिर क्या हुआ कि उस लक्ष्य से 40 मीटर दूरी पर एक चेरी, तो वो दोनों एग्री हो गए और 40 मीटर लक्ष्य की दूरी पर एक चेरी थी। 40 मीटर दूरी पर एक चेरी थी और उस लड़के ने चेरी को बांधा और एक झटके में चेरी को उसने चेरी के अंदर से अपने बाण को पार कर दिया। यह देखते ही उस व्यक्ति ने जो कस्बे में अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था, उसने उससे कहा बहुत धन्यवाद, तुम्हारी धनुर्विद्या की प्रैक्टिस सराहनीय है। तो उसने कहा कि आप भी निशाना लगाइए। तो उसने कहा चलो चलते हैं। तो 2 पर्वत थे, 2 पहाड़ होते हैं और उनके बीच में एक पुल था बांस का। जनरली आपने देखे होंगे, कई वीडियोज़ में देखे होंगे, कहीं जो बड़े पहाड़ पर्वत होते हैं एक पर्वत से दूसरे पर्वत को क्रॉस करने के लिए पुल होता है और जैसे आप उस पुल पर चलते हैं तो वो हलता है और उसमें वाइब्रेशंस होते हैं काफ़ी। तो उस पर्वत पे एक पर्वत से वो उस दोनों के 2 पर्वत थे और दोनों पर्वतों के बीच में पुल था और वो उस पुल के बीच में खड़ा हो गया वो गुरु जो कस्बे में सामान्य जन रहता था। और उसने उस एक पीच का जब वो पुल हल रहा था उस टाइम पे उसने एक जो आड़ू था और उसका निशाना जो से 20 मीटर दूरी पर स्थित था उसका लगाया और उस आड़ू में जाके उसका तीर लग गया। आड़ू में जाने के बाद उसका तीर लग गया तो फिर वो लड़का बोलने लगा कि गुरुदेव, उसने उससे कहा कि आपने तो जो निशाना लगाया है वो मात्र 20 मीटर डिस्टेंस पर लगाया है, मैंने 40 मीटर डिस्टेंस पर लगाया है। तो उन्होंने ये कहा आप एक बार यहाँ आइए और आप इस निशाने को लगा के देखिए जो मैंने निशाना लगाया है। तो वो लड़का उस पुल पे आया जो पुल हल रहा था और उस टाइम पे उसने उस आड़ू का निशान लगाने की कोशिश की तो वो उससे कई 2 से 3 फीट दूर जाके गए। उस लक्ष्य से 2 से 3 फीट जाके 3 फीट दूर जाके उसका बाण गया जो कि लक्ष्य से उसका कोई संबंध ही नहीं रहा और वो निशाना नहीं लगा पाया। इतनी निपुणता होने के बावजूद भी क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि उसने जितनी भी परिस्थितियां की थी, जितनी भी उसने समस्याएं थी, वो फेवरेबल कंडीशन में प्रदर्शन करना दैट इज इजी टास्क। वो एक ज़मीन पर जिस जगह पर उसका शरीर स्थिर है, बिल्कुल बॉडी स्थिर है, उस टाइम पे किसी भी लक्ष्य को बांधना एक आसान काम है। लेकिन जब आपका शरीर जिस फ्रेम पे बैठा हुआ है, जैसे पुल वगैरह पे जो हल रहा था, एक विषम परिस्थितियों में आप किसी वाहन पे हो, उस टाइम पे आप लक्ष्य लगा रहे हो अनफेवरेबल कंडीशन में, इसी टाइम पे सपोज करो एग्जाम आया, एग्जाम टाइम पे आपका स्ट्रेस बढ़ने लगा, 5 से 10 क्वेश्चन आपको नहीं आने लगे, उस टाइम पे स्ट्रेस है और अनफेवरेबल कंडीशन में अगर आप सही प्रदर्शन और अपने दिमाग को शांत रख पाते हो, तो उसने कहा धनुर्विद्या
सिर्फ बाण चलाना नहीं है, धनुर्विद्या का अर्थ है दिमाग पे कंट्रोल, दिमाग की पकड़। अब यही आपको करना है इस एग्ज़ाम में। अगर मैं बात करने लगूं, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, चाहे आप पे 10 क्वेश्चन नहीं आए, चाहे आप पे 15 क्वेश्चन नहीं आए, 20 क्वेश्चन नहीं आए, तो भी आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ट्राई करना है, फिर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चलेगा। हो सकता है जो क्वेश्चन आप पे पहले नहीं आ रहे थे फिर आपको वो पीछे आने लगेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो विषम परिस्थितियों में अगर आप प्रदर्शन करोगे तो डेफिनेट है विषम परिस्थितियों में आप अपना सही प्रदर्शन करोगे तो आप आगे जाओगे। तीसरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपसे कहने का, वो है फोकस ऑन प्रेजेंट। जिस टाइम पे स्क्रीन तुम्हारे सामने होगी उस टाइम पे तुम्हें किसी चीज़ के बारे में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। ये भी नहीं सोचना है चाहे आप पे 10 क्वेश्चन नहीं आए, चाहे 20 क्वेश्चन नहीं आए। सपोज करो आप पे शुरुआत के 10 क्वेश्चन नहीं आए, कोई पेपर को टफ आ गया, मतलब एक क्वेश्चन आ गया, एक दो नहीं आए, दो फिर एक क्वेश्चन आ गया, फिर 2-3 नहीं आए, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन नहीं आए और आपका स्ट्रेस बढ़ने लगा, तो ध्यान रखना 2 चीज़ें होती हैं, फोकस ऑन प्रेजेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस कब आता है, व्यक्ति के अंदर एग्जाम टाइम में स्ट्रेस कब आने लगता है, स्ट्रेस आने की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो ये होती है जब उससे फेल होने का डर होता है। और फेल होने का डर कब होता है, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि अब क्या होगा। पहली बात तो यह है कि वर्तमान प्रेजेंट इज बेस्ट टाइम। हमेशा आदत डालो, वर्तमान में जो चीज़ तुम्हारे सामने है उसको यदि आप सही ढंग से जी रहे हो तो वही तुम्हारा पास्ट बनेगा और तुम्हारा पास्ट ही फ्यूचर को डिफाइन करेगा। जिस टाइम पे स्क्रीन तुम्हारे सामने होगी उस टाइम पे तुम्हारे मन में किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। एक बार भी ये सवाल नहीं आना चाहिए मन में कि मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम देते समय। ध्यान रखना, चाहे तुम पे क्वेश्चन नहीं आए, डजेंट मैटर, क्वेश्चन नहीं आए निर्भर नहीं करता, लेकिन उस समय भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगा। उस समय भी तुमको ये सोचना है कि इस टाइम पे मेरे पास 1 घंटा है और 1 घंटे में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। कोई भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, नहीं फेल होने का हो, ना मैं सफल होऊंगा असफल होऊंगा, इस चीज़ से संबंधित कोई भी कंक्लूजन तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। ओनली ऑन फोकस ऑन प्रेजेंट। अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ कि स्ट्रेस को आपको दूर करना है तो मैं आपसे कहूँ एक ऐसा बिंदु बता दो, एक ऐसा पॉइंट बता दो, एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर ना तो कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना बरीज है, ना एंजाइटीज, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंताएं नहीं है। ऐसा कौन सा पॉइंट है वो, क्या आपको पता है कोई भी एक पॉइंट? अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लगेंगे तो भी कुछ लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया होगा तो आप चिंतित होने लगेंगे, और आप एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे तो तुम्हें फेल होने का डर, जो कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे तो तुम्हें फेल होने का डर भी हो सकता है। किसी भी मिशन में तुम्हें अनसक्सेस होने का डर, तो तुम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो तुम्हें डर लगेगा, पास्ट के बारे में सोचेंगे तो भी तुम्हें डर लग सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसा है प्रेजेंट, जो वर्तमान में चल रहा है, उस टाइम पे अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जहाँ प्रेजेंट टाइम पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की ताकत को पहचानो। वर्तमान इस दुनिया में जो चल रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है, जो चल रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी पे फोकस दो। 1 घंटा है होगा वो स्क्रीन के सामने होगा, वो 1 घंटा होगा वो तुम्हारा होगा। उस टाइम पे तुम्हें ना तो फेल होने का डर होना चाहिए, ना मैं किसी भी तरह का फियर ऑफ फेलियर, ना पास्ट में ना ये सोचना चाहिए कि मैंने तैयारी की नहीं की। जो भी तुमने अब तक किया उसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, और 1 घंटे के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं रखनी है। फोकस ऑन प्रेजेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का सीधा सा तरीका यही है, बिल्कुल स्ट्रेस आएगा ही नहीं यदि तुम वर्तमान पर ही फोकस करोगे, क्वेश्चनों पर ही फोकस करोगे जो स्क्रीन टाइम पे चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे ही फोकस करोगे। ना तो फेल होने का डर तुम्हें सताएगा, ना पास्ट की कोई घटना याद आएगी, और प्रेजेंट बेस्ट तरीके से जाएगा तो फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। प्रेजेंट पे ही निर्भर करता है, प्रेजेंट तुम्हारा पास्ट बनेगा। जब तुम एग्जाम दे के घर पहुंचोगे तो यही तुम्हारा पास्ट बन जाएगा कि मैंने पेपर दिया, और ये तुम्हारा पास्ट अगर तुम्हारा अच्छा होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो ये जो प्रेजेंट है वही क्या बनेगा, आपका पास्ट बनेगा। तो मेरी जो 3 वो थी आपसे टिप्स, जो मेरा पर्पज़ था भाई, एक तो एग्ज़ाम सेंटर पे आपको टाइम से पहुंचना है, और दूसरा मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। डिफ़िकल्ट सिचुएशन कितनी भी आए, चाहे शुरुआत के 5 क्वेश्चन नहीं आए, चाहे 10 क्वेश्चन नहीं आए,
जो भी हो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट उस टाइम पे दिमाग में नहीं आना चाहिए। सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन तुम्हारे सामने होगी और क्वेश्चंस तुम्हारे सामने होंगे। प्रेजेंट में तुम्हें अपना बेस्ट करना है और यही तुम्हारी लाइफ का निर्धारण करेगा। और एग्ज़ाम टाइम से पहले खाने पीने के लिए कोई भी वस्तु हैं उसे घर से लेके जाएं और बीच में सामान वगैरह नहीं खरीदें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। और एग्ज़ाम से पहले एक दिन पर्याप्त नींद लें, क्योंकि अगर दिमाग आपका ऊर्जावान रहेगा तो डेफिनेटली अच्छा आउटपुट निकला। एयरफोर्स एक्स-ग्रुप के एग्ज़ाम की बात करने लगूँ तो ये टेक्निकल का एग्ज़ाम होता है। एक्स-ग्रुप हो, बाई-ग्रुप हो, कोई भी हो, एक दिन पहले एग्ज़ाम से पूरी नींद लें। कोई भी प्रकार की फालतू की एक्टिविटीज़, किसी भी टाइप से टेंशन वगैरह कोई भी ना सोचें और टेंशन फ्री होके अपना एग्ज़ाम दें। और मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 360 डिग्री क्लासेस की तरफ से मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि आप इस बार मुझे इस 2021 में वर्दी में दिखें, कि आप वर्दी में दिखें, एक टैग आपके पास हो। जय हिंद, जय भारत।